एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी चेक कर लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए। अगर कैश मार्केट में एफआईआईज के आंकड़े देखें तो वहां पर बिकवाली का ही आंकड़ा है। जिस तरह की कल गिरावट देखी गई थी, इस तरह के आंकड़े एक्सपेक्टेड ही थे। 1145 करोड़ की बिकवाली कल कैश मार्केट में एफआईआईज करके गए हैं, लेकिन डीआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है और नेट जो आंकड़ा है वो छोटा है, 480 करोड़ के आसपास का है, बट खरीदारी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी बिकवाली का ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 2166 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में दिखाई दे रही है और 3223 करोड़ की जो बिकवाली है वो इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो व्यू बन रहा है ओवरऑल वो नेगेटिव ही बन रहा है। अब एक बार समझ लेते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए, और हमारे साथ इस वक्त ऑप्यूलेंट एडवाइजर्स के ब्रजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को सुबह सुबह समय देने के लिए। क्या लग रहा है आपको, क्या आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो दबाव है वो जारी रह सकता है? क्योंकि संकेत तो सुबह सुबह जो मिल रहे हैं वो कुछ नेगेटिव साइड में ही है। तो इसको देखते हुए आज के लिए भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो गुड मॉर्निंग जी। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। अगर आप जैसे देखें कि जो स्मार्ट मनी ने किस हिसाब से इंडेक्स को मैनेज किया वो अपने आप में एक वो है। आप देखिए गोल्ड जो कि 1945 1950 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी वो $2000 के ऊपर नहीं गया। अगर वो $2000 के ऊपर जाए तो एक अलार्मिंग साइन हो जाएगी। आप क्रूड को देखिए, $140 पे था, वहां से आज वो 2 डिजिट पे ट्रेड कर रहा है, समवेयर अराउंड $95 to $97। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो इक्विटी मार्केट में वो डॉलर इंडेक्स है, और जो आप देखिए कि 99.9 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वो एक अलार्मिंग बेल था। और कल उसने एक इंडिकेशन दे दिया है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं ऊपर की तरफ ही चलूंगा। तो चाल दर्शाती है कि उसकी कि वो अभी 100 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो ऊपर का जो हर्डल है, रेजिस्टेंस जो है उसको 102.5 के आसपास दिखाई पड़ेगा। तो वो एक नेगेटिव इंडिकेशन है इक्विटी मार्केट के लिए। सेक्टर्स की हम स्पेसिफिकली बात करें तो बैंक में थोड़ी वीकनेस है, बट ओवरऑल निफ्टी वीक लग रहा है। अगर हम निफ्टी की अगर हम देखें तो वो एक वीकनेस की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी 17,420 17,600 ये इंटरडे सपोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,800 और 17,940 ये एक आपको रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। मेरा मानना यह है कि गैप डाउन ओपनिंग और नेगेटिव ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे पूरे सत्र के दौरान, क्योंकि छोटा वीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 36,800 और 37,150 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 37,950 और 38,150 ये रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेगा। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करूं तो निफ्टी वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी से। तो अगर किसी को दाव लगाना है तो निफ्टी को ही ट्रेड कीजिए। कोई भी अगर एक बेस फॉर्मेशन के बाद में अगर उछाल आता है तो आप एक बार बेच के चलिए। 17,800 इस समय मुझे लगता है हड्डी की तरह प्ले आउट करेगा। ओके, तो निफ्टी को प्ले करिए आप। बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमजोरी निफ्टी में दिखाई दे रही है। गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद कमजोरी बनी रहेगी। तो फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिए, और लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। बैंक निफ्टी में भी जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है वो 37,950 से 38,150 का बन रहा है। तो ये लेवल्स आप वॉच करिए। और जैसा कि अभी ब्रजेश बता भी रहे थे कि छोटा कारोबारी वीक है तो उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, तो संभल के ट्रेड करने की राय यहाँ पर दी जा रही है। अब ब्रजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब काफ़ी हम देखेंगे क्योंकि अर्निंग सीजन भी चालू हो चुका है, तो उस लिहाज से भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे। कल टीसीएस के भी नतीजे आए हैं, तो उस लिहाज से उस नतीजों को देखते हुए आज आईटी शेयर पर क्या व्यू बन रहा है आपका, और कौन कौन से सेगमेंट है जहाँ पर कि आज आप ट्रेड देख रहे हैं? स्टॉक्स की मैं बात करूं तो इक्का दुक्का टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है, जो मिड कैप में है, उनका मुझे मानना रहेगा कि वो थोड़ा सा उनका ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मैं फ्रंट लाइन की बात करूं, टीसीएस, इन्फोसिस, तो ये चार्ट पे वीक लग रहे हैं, और टीसीएस का भी रिजल्ट वीक ही पोस्ट हुआ था। इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल सेक्टर वीक है। तो इसमें एक एचसीएल टेक है जिसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। पहले एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिला है और उसके बाद में वॉल्यूम के संग में गिरावट उसमें देखने को मिली है। तो 11,133 के आसपास में बंद हुआ है। सेल करने की सलाह रहेगी। 1,150 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 1100 का टारगेट है। मुझे लगता है कि 1100 का टारगेट आज के दिन में सत्र में अचीव होगा। अगर उसके नीचे अगर सस्टेन करता है ये 10 से 15 मिनट, तो फिर और नीचे के टारगेट आपको 1,070 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो एचसीएल टेक बिकवाली की सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर जो रहेगा
कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट में, करेक्टिवनेस आता है या प्रॉफिट बुकिंग लिखने को आती है, तो उसमें डिफेंसिव सेक्टर का रोल प्ले आउट होता है। तो जिसमें फार्मा स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं, तो उसमें सिप्ला चार्ट पे मेरे को लग रहा है कि आफ्टर मेकिंग टॉप उसने एक बेस फॉर्मेशन कर लिया है 1000 के आसपास का, वो पुल बैक के लिए तैयार है। तो कल 1025 के आसपास से बंद हुआ था, तो हम 1000 का स्टॉप लॉस लेके बाई करने की सलाह देंगे और 1060 का टारगेट है। और 1060 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो फिर आपको ऊपर के टारगेट 1085 से 1090 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही जो स्टॉक्स हैं उनकी जो अवधि है होल्डिंग की, वो 1 से 2 दिन के लिए आते हैं। ओके, ठीक है। तो 1 से 2 दिन के लिहाज से HCL टेक में बिकवाली करिए। ओवरऑल IT पैक में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कमजोरी बन सकती है, तो HCL टेक में बिकवाली करने की राय है 1100 के टारगेट के लिए। और दूसरा, डिफेंसिव काउंटर्स पर आप नज़र रखिए। सिप्ला यहाँ पर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। 1 से 2 दिनों में 1060 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए और मार्केट पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स पर अगर नज़र डालें तो आज हमें सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स मिल रही हैं उसमें HDFC लाइफ में उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट होगा 580 का और 560 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर HDFC लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं। और जो दूसरा कॉल है वो है गुजरात गैस। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 531 का और 551 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कॉल्स में आज खरीदारी करने की ही राय दी जा रही है, बट IT का जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, तो HCL टेक में आपको बिकवाली करने की राय दे दी गई। अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट पर और भी दिग्गज एक्सपर्ट का आपको व्यू सुनवा देते हैं। वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के CIO रवि धर्मशी के मुताबिक बाजार में आगे तेजी रहने की उम्मीद है। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर इस वक्त उनको काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। इस थीम को आप प्ले आउट कर सकते हैं। जब मार्केट तेजी में था और जिस तरह से FII बेच रहे थे, एंड अगर मैं आपको बोलता कि अगले 4 महीनों में जो US की बॉन्ड यील्ड है जो 1-1.5% से बढ़ जाएगी और इंडिया का इन्फ्लेशन और वर्ल्ड का इन्फ्लेशन जोर से वापस आ जाएगा, कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो जाएगी और क्रूड 130 तक स्पाइक कर जाएगा, अगर ये सब मैंने आपको कहा था तो आप कहते तो बाजार 20-25-30% तो घुस ही जाना है। और शायद ऐसा हो भी जाता, पर नहीं हुआ। हमने एट द बॉटम शायद 13-14% का करेक्शन दिया और हम आज की तारीख में 5% से भी कम दूर है न्यू हाई से। तो ये मार्केट कुछ कह रहा है। एंड जिस तरह आपने कहा, जो पॉजिटिव है, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हम ट्रैक करते हैं इकोनॉमी में, उनका काफी उनमें उसमें काफी बायंसी है। वेदर इट इज हायरिंग, वेदर इट इज GST टोल कलेक्शन, फ्यूल कंजम्पशन, एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, अब जो कहिए हर चीज में आपको तेजी दिखाई दे रही है। आज से 1.5-2 साल पहले जब हम बात कर रहे थे कि इस इकोनॉमी को सबसे बड़ा स्टिमुलस तो वही होगा जब हम इकोनॉमी पूरी तरह ओपन कर दें। तो ये जो आप लास्ट 2-3 महीने में देख रहे हैं, जनवरी में एक थर्ड वेव जैसा लग रहा था, पर वो आया और तुरंत ही चला गया। और उसके बाद जो इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई है, जहां तक कि मास्क भी अभी कंपलसरी नहीं रहे, तो ये इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा स्टिमुलस है। The number one theme that we are bullish on is the digitization. हमें लगता है ये जो कोविड की वजह से जो एक बड़ी बूस्ट आ गई है, हर एक बिजनेस को ऑनलाइन जाना पड़ता है, ये छोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक मेगा ट्रेंड है और ये कंटिन्यू करेगा। तो अगर उसमें आपके पास कोई कंपनीज हैं जो इस ट्रेंड पे प्ले कर रही हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। नंबर 2 ट्रेंड दैट वी आर बुलिश ऑन इज दिस एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम क्रूड और कोल और ऐसे फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं and we are moving towards renewable energy is a trend that is here to stay, whether you like it or no. But because of the international pressures, regulations, companies' own conscience, everybody is moving towards an ESG compliant business. So यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और होने ही है और ये भी मेगा ट्रेंड है। तीसरा ट्रेंड जो हम समझते हैं कि काफी बड़ा है और वो इंडिया स्पेसिफिक है, इज द मैन्युफैक्चरिंग बूम इन इंडिया। जो मैन्युफैक्चरिंग है एसेंशियली ये आज से 4-5 साल पहले जब चाइना में पोल्यूशन के
काफी प्रॉब्लम हुए तो वहां से लोग सेकंड ऑप्शन टू चाइना ढूंढने लगे, जो अब चाइना +1 की तरह जानी जाती है स्ट्रेटेजी। सो बट दिस हैज गॉटन फर्दर एक्सेंचुएटेड, ना कि चाइना में प्रॉब्लम हो रहे हैं, पर इंडिया ने भी काफी स्टेप्स लिए हैं टू अट्रैक्ट ऑल दीज कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो ये तीसरा ट्रेंड हुआ। और चौथा ट्रेंड है कि साइक्लिकल रिकवरी इकोनॉमी में आ रही है, और वो जो साइक्लिकल रिकवरी है इट हैज टेकन रूट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी, ये जो बैड न्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से ये ना कि इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू गेट स्कटल्ड। So those are the four themes in within the cyclical theme. What we are focusing on is the financials and the real estate. रवि धर्मशी मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। तो चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट पर, लेकिन अब नतीजों पर आ जाते हैं। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस और डेल्टा को अपने अपने नतीजे घोषित किए थे। आज आने वाले नतीजों में फोकस रहेगा कैश सेगमेंट के नंबर्स पर। इसमें आनंद राठी वेल्थ, जीएम रेवरीज, हैथवे, टेम्पलेट जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो इन नतीजों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी, इन्होंने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे कैसे रहे ये भी समझ लेते हैं, कमेंट्री किस तरह की आई है जिस पर कि मार्केट की नज़र थी, ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो टीसीएस के ओवरऑल जो बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं, और अब बात करें रेवेन्यू के बारे में, पैट के बारे में, एबिट के बारे में, ये तीनों आंकड़ों में जो है एनालिस्ट से के एस्टिमेट से बेटर आए हैं। अब ऑर्डर बुक में भी जो है शानदार मूवमेंट देखने मिली है। वन ऑफ द टॉप जो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक होती है वो जो है आई है। अब आंकड़ों की बात करते हैं तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, यहाँ पे लगभग 3.2% का तिमाही दर तिमाही ग्रोथ देखने मिला है। एस्टिमेशन था लगभग 2.5% का, और अगर देखें तो आपके डॉलर रेवेन्यू में भी जो है लगभग 3% का उछाल देखने मिला है। और जो एबिट है, लेकिन जो एबिट के जो मार्जिन्स हैं वो लगभग सपाट आए हैं 25%, जो अनुमान के जो साथ थे। आगे जाते हुए जो है कंपनी ने और डिविडेंड भी डिक्लेयर की है। लेकिन जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो टॉप लाइन नंबर्स में अच्छी मूवमेंट इसलिए दिखी क्योंकि रिकॉर्ड डील बुकिंग्स देखने मिली है, और सारे जो आईटी इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट में भी लगभग 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और वन ऑफ द की ड्राइवर्स था जो कह सकते हैं उनके रेवेन्यू को लेके। और जो ऑर्डर बुक है वो बहुत शानदार थी। $11.3 बिलियन का ऑर्डर बुक आया है, और अनुमान था $8 बिलियन का। और याद रखिए कि जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है साल का वो भी सबसे ज़्यादा आया है, लगभग $3.53 बिलियन पे। लेकिन जो मार्जिन्स है वो ऑफकोर्स वेज हाइक्स और सप्लाई साइड कॉस्ट के कारण जो थोड़े दबे हुए थे, लेकिन अनुमान के हिसाब से आए। अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो BFSI ऑलमोस्ट 3% था, लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था वो आपका मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेगमेंट था। यहाँ पे तिमाही दर तिमाही पे लगभग 5% का जो है ग्रोथ दोनों सेगमेंट्स में देखने मिला। ऑपरेशनल नंबर्स के बारे में भी हम बता देते हैं। यहाँ पे जो नेट एडिशन है लगभग 35,000 एम्प्लॉयज़ हुए, लेकिन जो एट्रिशन लेवल्स है वो थोड़ी चिंताजनक ज़रूर है, लगभग 17.4% आया। जो लास्ट क्वार्टर था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, वो लगभग 15% का था। लेकिन याद रखिए कंपनी ने 2 बड़े डील्स भी साइन किए जो लगभग $1 बिलियन का। तो ओवरऑल बताएं तो आंकड़े जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, और एक पॉजिटिव रिएक्शन भी ज़रूर देखने मिल सकता है स्टॉक में आज। ओके, तो अनुमान के मुताबिक नंबर्स, अनुमान से बेहतर नंबर्स इनफैक्ट देखने को मिले हैं। डील पाइपलाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और कमेंट्री भी अच्छी दिखाई दे रही है टीसीएस की तरफ से। लेकिन टीसीएस पर ब्रोकरेज हाउस क्या कहना है ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि नतीजों के बाद कंपनी के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने क्या कहा। उनका कहना था कि आगे एट्रिशन में फ्लैटनिंग की उम्मीद बरकरार है। The reported number of 17.4 will get worse for the next couple of quarters just because of the way LTM attrition is calculated. But what we are seeing is that on a month-on-month basis, we are starting to see flattening of it. So in absolute terms, our attrition still went up this quarter compared to last quarter, but in percentage terms, it has actually started to flatten. And we think that that trend will continue into next quarter. So we'll have to wait and see, early days yet, but the curve is definitely flattening.
बिल्कुल, तो ये टीसीएस के एमडी और सीईओ का क्या व्यू बन रहा था टीसीएस पर, ये भी हमने आपको सुनवाया और नतीजे भी बताए। शरद अभी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे जो कि और भी खबरों वाले शेयर्स पर बात करेंगे, लेकिन टीसीएस पर ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी आपको एक बार बता देते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। जो जैसे कि शरद ने बताया, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी कारण काफ़ी ब्रोकरेज नोट्स भी आए हैं आज सुबह। जेपी मॉर्गन ने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। उन्होंने टारगेट प्राइस 3,900 रुपीज़ पर शेयर का दिया है। उन्होंने कहा कि ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग था, सस्टेन्ड ग्रोथ था। हालांकि मार्जिन्स फ्लैट थे, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। ईटी नाउ पोल भी यही सजेस्ट कर रहा था कि मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे और इसीलिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग कंटिन्यू किया है। फ्यूचर में कोई ट्रिगर्स नहीं आएंगे, इसी कारण उन्होंने अपना न्यूट्रल रेटिंग कंटिन्यू किया है। सप्लाई साइड्स इश्यू हो सकते हैं और इसी कारण मार्जिन्स शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट ने 26 से 28% का गाइडेंस दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सप्लाई इश्यूज के कारण मार्जिन्स वॉलेटाइल रह सकते हैं। सीएलएसए ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग कंटिन्यू किया है। उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4,000 रुपीज़ पर शेयर का दिया है। उन्होंने कहा कि हायरिंग स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन वॉलेटिलिटी रहेगी और इसी कारण सभी ब्रोकरेजेस ने अपना मोर और लेस रेटिंग न्यूट्रल या आउट परफॉर्म दिया है। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स उनके एस्टिमेट के हिसाब से आए थे। मॉर्गन स्टैनली ने भी एक नोट निकाली है जहां उन्होंने इक्वल रेटिंग जारी रखी है। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 3,900 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि वॉलेटाइल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कारण उन्होंने ये रेटिंग दी है, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी रेजिलिएंट है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने न्यूट्रल रेटिंग कंटिन्यू किया है। टारगेट दिया है 3,780 रुपीज़ पर शेयर का और उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग डील विंस के कारण FY23 का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहेगा। टीसीएस के अलावा 2 और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं आज सुबह। जेपी मॉर्गन ने टेलीकॉम सेक्टर पे एक रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने भारती एयरटेल पे अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया है। उन्होंने कहा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो बढ़ रहा है उसी के कारण भारती को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। उन्होंने कहा कि टैरिफ हाइक्स के कारण बेनिफिट हो सकता है। हालांकि सिम कंसोलिडेशन से थोड़ा ये बेनिफिट कम हो सकता है, लेकिन नेट भारती एयरटेल के लिए पॉजिटिव होगा। वोडाफोन के रेवेन्यूज़ उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया है 1 से 2% पे, बिकॉज वोडाफोन का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कम हो सकता है। और सीएलएसए ने फाइनेंशियल सेक्टर पे एक नोट निकाली है जहां उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 FY22 के रिजल्ट्स फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशली बड़े बैंक्स के लिए अच्छे हो सकते हैं। ICICI बैंक और SBI उनके टॉप पिक्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो टीसीएस पर जो रिपोर्ट आ रही है लार्जली हम देखेंगे तो न्यूट्रल से आउट परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसके अलावा टेलीकॉम पर और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। फाइनेंशियल में ICICI बैंक और SBI पसंद आ रहा है CLSA को। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिस पर कि आज जिनके एक्शन पर आज दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आपको बता देते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। तो शरद हमारे साथ बने हुए हैं ये डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, तो अर्निंग्स में जो है वायदे बाज़ार में जो है आप कह सकते हैं डेल्टा कॉर्प के नतीजे आए। अगर नतीजे देखें तो लगभग मिक्स्ड नतीजे आए हैं। रेवेन्यू सिर्फ जो है लगभग 3% ही बढ़ा है, लेकिन जो पैट है यहाँ पे 17% का डाउनटिक देखने मिला है और यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए बॉटम लाइन का एक्सपेक्टेड था कि जो इम्पैक्ट हुई है ओमिक्रॉन लेड रिस्ट्रिक्शंस हुई है तो उनके बहुत सारे कसिनोज जो धीरे धीरे खुले हैं और दूसरा बात है गोवा में इलेक्शंस हुए हैं तो उनके कारण मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज़ उनके कसिनोज में आते हैं डेल्टा कॉर्प के, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री जो FY23 के लिए जो ओपनिंग अप थीम चल रही है, रिवेंज ट्रैवल चल रही है, तो वो बहुत पॉजिटिव आई है, तो ये स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखेंगे। अब बात करते हैं खबरों में, तो वहाँ पे HDFC बैंक और HDFC का प्रेजेंटेशन आया है मर्जर के ऊपर और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मॉर्गेज बेनिफिट जो बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट करने वाला है इस मर्जर में। और ये जो मॉर्गेज बिजनेस का जो बिज़नेस मॉडल है आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है जब दोनों मर्ज करेंगे तो वो और कम हो जाती है, तो एक इंडस्ट्री लीडर बन जाते हैं, तो ये ऑफकोर्स रहने वाले। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, हालांकि उन पर रिएक्शन जो है ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि ट्राई ने जो 5G ऑक्शन के जो है रिकमेंडेशन सिफारिश जारी की हैं, लेकिन जो प्राइसेस है जो अलग अलग प्राइस बैंड्स के होते हैं उनकी कीमतों को घटाया गया है, तो एक टाइप से प्रॉफिटेबिलिटी जो टेलीकॉम कंपनीज़ के उसमें प्रेशर पड़ सकता है आगे जाते हुए। इसके अलावा JSW स्टील के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी प्लांट उनको उड़ीसा की है, वहाँ पे उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया। अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है मिनिस्ट्री
ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लेके, और ये जो देखें तो ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन टन्स का प्लांट है उड़ीसा में, बड़ा प्लांट है और ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का कैपेक्स रहेगा, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। JSW एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे भी जो है उनको नोटिस आया है राजस्थान के एक लिग्नाइट सप्लायर को कि अपने माइनिंग ऑपरेशंस बंद करें 15 दिन के लिए, 15 दिन के अंदर, लेकिन अभी कंपनी डिस्कशंस में है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। विप्रो का भी एक करार हुआ है कन्वर्जेंस एक्सेलरेशन सोल्यूशन के साथ, जहाँ पे वो $80 मिलियन पे जो है पूरा डील हुआ है एक्विजिशन का। अब जो है ये कंसल्टिंग के ऊपर रहेगा, तो स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में रहेगा, यहाँ पे जो है प्रेफर्ड बिडर कह सकते हैं लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से। अब याद रखिए लाइमस्टोन जो एक रॉ मटेरियल है जो सीमेंट कंपनीज़ को यूज़ होता है, जो अभी सीमेंट कंपनीज अभी हाल ही में बस भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे जो वॉल्यूम ग्रोथ की जो आउटलुक देखने मिल रही है और जो प्राइस हाइक्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर गफिक बायोसेंस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे जो है उनको परमिशन मिली है CDSCSO से कि वो मैन्युफैक्चर और सेल कर सकते हैं एंटी फंगल API। अब याद रखिए ये थोड़ी सी हाई बीटा स्टॉक है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिर में मैं बात करूँगा न्यूली लिस्टेड कंपनी वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस के बारे में। कल ही लिस्ट हुआ था और अपर सर्किट भी था BSE में, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो कंपनी जो है नोमुरा सिंगापुर ने है लगभग 10 लाख शेयर्स जो है बेचे हैं ऑलमोस्ट 161 रुपीज़ पे। ओके, थैंक्स शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो वेरांडा में फंड एक्शन हुआ, इसके अलावा भी कल बाजार बंद होने के बाद भी डेल्टा कॉर्प के नंबर्स आए। तो इन तमाम खबरों पर